जय हिंद फ्रेंड्स। ज्ञान गंगा यूपीएससी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है रितेश कुमार और मैं आज आप सभी लोगों के साथ एक नया चैप्टर लेकर के जुड़ा हूँ। अगर आप लोग 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो आपके लिए ये रिवीजन का बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और जो न्यू है या फिर जिनका स्टार्टिंग है, वो भी इसको देखेंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से बेसिक बातें, चाहे वो छोटी से छोटी माइनर से माइनर चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ूँगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए, आपका मैं समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए मुझे पता है कि यूपीएससी वालों के लिए कितना समय का इम्पोर्टेंस होता है। तो आपको पता होगा, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज लाया हूँ वो है इकोनॉमिक्स की, है ना। इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स जो आता है हम लोगों का जीएस पेपर 3 में आता है ना। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीलिम्स में तो है ही, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा सा अगर सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको सिलेबस में मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, है ना। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिलेबस क्या है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बना करके पढ़ पाएंगे। तो ये ज़रूरी हो सिलेबस में, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, फिर संसाधन को जुटाने हैं, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। फिर आपको आगे देखेंगे तो समावेशी विकास मिलेंगे और इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, फिर फसल, टैक्स, है ना। खाद्य संकलन भारत में, भूमि सुधार, उदारीकरण का फिर अर्थव्यवस्था पे किस तरह से प्रभाव पड़ा, बुनियादी ढांचा जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे, है ना, निवेश मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, मतलब पढ़ने होंगे इकोनॉमिक्स में। तो चलिए, ये हुआ आपका, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से यूपीएससी का सिलेबस हो गया। तो अगर देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसे आप लोगों को यूपीएससी के लिए हमेशा फॉलो करते रहने हैं। उनमें से एक है आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, है ना। क्योंकि वैसे तो आपको इसके बारे में पढ़ना ही होता है इसी में। फिर यूएनडीपी, है ना। तो कुछ वेबसाइट आप देखते रहें बीच बीच में अपने कंटेंट को अपडेट करने के लिए, क्योंकि उससे निबंध और मेंस में आप बेहतर उस उत्तर कर पाएंगे डेटा के साथ। तो अगर अर्थशास्त्र का क्या आशा है ना, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन तो यही है, इसका आशय क्या है। तो अगर देखा जाए इसका आशय, तो एडम स्मिथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि एन इंक्वायरी इज द नेचर एंड क्लासेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा, है ना। और इनका आशय देख लेते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एन इंक्वायरी इज द नेचर, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ, वैसे इसको सीधा सीधी हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये इनके बुक का पूरा नाम है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र का सबसे पहले डिफिनेशन दिया था। और डिफिनेशन, और अभी के अगर देखा जाए तो वो तो बहुत ही परिष्कृत रूप है ना, उसमें संशोधित कर करके अभी मतलब आप इसके डिफिनेशन को जानते हैं। तो डिफिनेशन जान लेते हैं क्या है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विषय है ना, सामाजिक विषय है जिसमें हम लोग किसका किसका स्टडी करते हैं, है ना। जिसमें क्या क्या आता है, अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विषय है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से, ठीक है, उन वस्तुओं उन वस्तुओं के जिनके स्रोत सीमित, उन वस्तुओं के जिनके स्रोत सीमित हो, है ना, उत्पादन एवं वितरण, उत्पादन एवं विनिमय,
उत्पादन एवं विनिमय क्या हो, उत्पादन एवं विनिमय, या फिर इसी को बोल सकते हैं यहाँ पर पुनर्वितरण। ठीक है, वितरण, पुनर्वितरण, पुनर्वितरण, इसी के 3 पॉइंट होगा। चौथा में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर आकलन एवं प्रबंधन, आकलन एवं प्रबंधन। चौथा पॉइंट में हो गया आपका, हो जाएगा 5वां में मांग एवं आपूर्ति में संतुलन, मांग एवं आपूर्ति में संतुलन। और छठा पॉइंट में आप लोग याद रखिए अस्थायी प्रगति हो सुनिश्चित, है ना, अस्थायी प्रगति हो सुनिश्चित। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि इन्होंने अर्थशास्त्र में इसने कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए, अगर हम लोग इसी में बात करें अभी, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये सामाजिक पद्धति है क्या, है ना। तो सामाजिक पद्धति जानते हैं क्या, किसको बोलते हैं, सामाजिक पद्धति से क्या आशा है, या फिर सामाजिक विषय, यानी कि समाज में हम लोग जितने भी तरह का एक्टिविटी करते हैं इकोनॉमी से, वो हो गया। और वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है ना, समाज में सामाजिक विषय में ये हो गया जितने भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं आप लोग पैसे से रिलेटेड। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब हो गया कि जब आप किसी भी चीज़ का अर्थव्यवस्था में मूल्यांकन करते हैं, वो आंकड़ों के आधार पे करते हैं ना, आपके पास तर्क होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। फिर आपके पास एक वर्ड आते हैं उन वस्तुओं के जिनके स्रोत सीमित हो, है ना। तो वस्तु जिसका भी आप यूज कर रहे हैं, वस्तु यहाँ इसका तात्पर्य हो जाता है सेवा के सेवा से संबंधित, है ना, तो ये ध्यान रखने हैं सेवा। तो उन वस्तुओं अर्थात सेवा जिनके स्रोत सीमित है, क्योंकि आपको पता होगा संसाधन हमारे पास लिमिट है और इन्हीं लिमिट संसाधन को यूज करके हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है और फ्यूचर के लिए हमें बचा के भी रखना है। तो ये हो गया। फिर उत्पादन एवं विनिमय, है ना, तो यहाँ पर एक देखिए जैसे एक वर्ड आया हुआ है उत्पादन, है ना। तो उत्पादन क्या होता है, तो मैं आपको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ। उत्पादन का मीनिंग समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। उत्पादन, है ना, प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाए प्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से प्राकृतिक स्रोतों का, प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग करके, प्रयोग करके श्रम द्वारा उसे मानव उपभोग हेतु बनाया जाता है। चलिए समझते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। किसी भी प्रक्रिया से जब हम लोग प्राकृतिक स्रोतों का यूज करते हैं ना, तो प्राकृतिक स्रोतों में क्या आ गया, जैसे कि जैसे लोहा हो गया, है ना, या फिर जैसे कृषि क्षेत्र से आप जो भी चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, तो खनन से बोल सकते हैं, है ना, इन सारे क्षेत्रों से आप जो भी ऑब्टेन कर रहे हैं, और इसमें श्रम का यूज करके, है ना, श्रम मतलब लेबर का यूज करके आप मशीन वैज्ञानिक पद्धति से जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट, तो जब कोई चीज़ उत्पादित करते हैं किसके लिए, तो मानव के उपभोग के लिए। किसके लिए, मानव उपभोग के लिए ना, मतलब अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्पादन। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग इसी में दूसरा टर्म क्या है फिर। तो ये चीज़ें कुछ पॉइंट है ना, जिसके बारे में याद रखना है आपको। फिर है विनिमय। विनिमय मतलब होता है क्या, अच्छे से पुनर्वितरित करना, हर जगह पहुंचाना, आपने आपने जो संसाधन बनाया है उसको
अपने देश में पुनर्वितरित करना, है ना। फिर है इसका आकलन एवं प्रबंधन। आकलन एवं प्रबंधन, हमारे देश में कितना मांग है, कितने सामान बनाने की ज़रूरत है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, है ना, तो उसको बोलते हैं। फिर मांग एवं आपूर्ति, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की होती है, मांग एवं आपूर्ति। मांग, मार्केट में डिमांड कितना है और सरकार या फिर प्राइवेट सेक्टर मिल करके उसमें कितना आपूर्ति कर रहे हैं, और ये सब करते हैं किस लिए, तो अस्थायी प्रगति को पाने के लिए और इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तो ये इस तरह का डिफिनेशन दिया था किसने, एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो ये उनके डिफिनेशन थे और उनके डिफिनेशन का ये एक्सप्लेनेशन हुआ, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसे याद रखना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए, है ना, हम लोग अगर देखें तो कुछ चीज़ें, जैसे एक आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्री, जिसका नाम था साइमन, है ना, कुजेंट्स। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। एक साइकिल चलता है इसमें, आगे तो हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोगों का ये स्टार्ट ही हुआ है ना। तो कुछ वर्ड इससे संबंधित हम लोग जान लेते हैं। और तो फिर अर्थव्यवस्था में वर्ड है ना, तो अगर वर्ड को आप पकड़ लेते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और बेहतर कर पाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना, एक वर्ड होता है मैक्रो और एक वर्ड होता है मैक्रो, है ना, MICRO, मैक्रो। तो दोनों में डिफरेंट क्या है ना, माइक्रो और मैक्रो। इसका मतलब होता है समष्टि और इसका मतलब होता है व्यष्टि। तो ये ध्यान में रखना है। समष्टि क्या होता है, देखिए ये बड़े, है ना, बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक तरह से बोल सकते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जब हम देश की लेवल के बात करें ना, देश कोई दूसरा कंट्री हो सकता है इसमें, है ना, अपने देश भारत के बारे में बात कर सकते हैं। अ, यहाँ पर क्या होता है ना, बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आय का स्रोत जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखने है ना, आय का स्रोत। लेकिन समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होता है कि उसके कंपैरिजन में छोटी। यहाँ पर आप इसको एग्जांपल के तौर पे स्टेट को रख सकते हैं, है ना, कोई घर को रख सकते हैं या कोई फार्म को रख सकते हैं आप, कोई प्राइवेट सेक्टर को। ये सब इनके पास इनकम का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, स्रोत होता है, वो कम होता है इसके कंपैरिजन में, तो देश के कंपैरिजन में। तो ये मेन इनके डिफरेंसेस है जिसे आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आप जो ये है व्यष्टि में क्या होता है कि आप खर्च जो करते हैं, पहले खर्च का अनुमान आय के स्रोत के अकॉर्डिंग आप खर्च करते हैं, और यहाँ खर्च करके अनुमान लगाया जाता है कि मेरा इतना कैसे खर्चा होगा। तो माइक्रो, दोनों में ये कुछ बेसिक अंतर है जैसे आपको ध्यान रखनी है ना। कुछ एक और वर्ड है जिसे आपको बारे में इसके बारे में जानना चाहिए। एक होता है वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ट्रेड ऑफ, है ना, ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ क्या होता है समझते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब, है ना, संतुलन स्थापित करना अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब ये संतुलन कौन स्थापित करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, या बोल सकते हैं अलग अलग लोग हैं या फार्म है जो हमारे अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे एक तो बोल सकते हैं बाजार, है ना, इसको मार्केट बोलते हैं, तो एक ये हो गया। फिर एक सरकार है हमारे पास, और कौन है, जैसे कि एक है दोनों मिल करके काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित। तो ये तीन लोग हैं मार्केट हमारे पास, जो क्या करता है, अर्थव्यवस्था में भुगतान को संतुलित करता है ना, कितना मांग है, टैक्स लगाना है, कितने कितना, कहाँ से सामान कितना उत्पादित करना है, सारे चीज़ों का नियंत्रण ये तीन लोग मिल करके करते हैं। तो कितना उत्पादन करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो अच्छा, ये क्यों किया जाता है, तो अस्थाई मतलब प्रगति एवं अस्थाई प्रदान करती है ना, ये अस्थायित्व प्रदान करती है। अगर ये नहीं रहते तो फिर अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किसी चीज़ का हो सकता था कि मांग बढ़ जाए, या फिर आ, बोल सकते हैं कि चीज़ों की उपलब्धता ना हो, है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता था कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का एग्जांपल एक ले लेते हैं इसी से संदर्भित, जैसे ऑयल है ना, जो आप लोग डेली रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज करते हैं, जैसे सरसों ऑयल।
अब दुकान वाले क्या करें कि बेचे ही ना, है ना। प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं प्रायर में, तो उनके तो प्राइस फिर महंगे हो जाएंगे, तो सरकार को वहाँ पर इन्वेंशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तीन फैक्टर है, या तीनों मिल करके एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थायित्व करते हैं। किस लिए? तो हमें प्रगति और अस्थायी सुनिश्चित करते हैं ना, प्रगति के लिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखने चाहिए। फिर जैसे हम लोगों ने आगे देखा था अभी एक चीज़ें, और वो वर्ड था हमारे पास वस्तुएं, है ना। तो समझते हैं वस्तुएं क्या होता है। अब इसको बोल सकते हैं एक तरह से गुड्स, है ना। तो वस्तुएं क्या होती है ना, देखिए जिसको आप लोग अपने लायक यूज करते हैं ना। एक होता है कच्चा माल, अभी उसके बारे में समझेंगे। पहले देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो वस्तु अलग अलग तरह के होते हैं ना, वस्तु अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक पब्लिक गुड्स होता है ना, पब्लिक गुड्स। और क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो पब्लिक गुड्स किसको बोलते हैं? जो सरकारी संपत्ति होता है ना, सार्वजनिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है कि कोई रोक नहीं सकता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। अगर इसका एग्जांपल के तौर पे देखें तो हवा, है ना, ऑक्सीजन देख लीजिए, कोई रोकता है आपको लेने से? क्या प्रतिस्पर्धा होती है इसमें? नहीं होती है। जैसे इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य का प्रकाश, है ना। तो ये सब जो वस्तुएं हैं इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है, या फिर सार्वजनिक वस्तुएं। बस प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। एक और टाइप का वस्तु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत वस्तुएं, है ना, व्यक्तिगत वस्तुएं। तो व्यक्तिगत वस्तुएं क्या होती है? फिर व्यक्तिगत वस्तुएं हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं प्राइवेट गुड्स, है ना। तो प्राइवेट गुड पता होगा, किसी पर्सनल व्यक्ति का होगा, हो सकता है वो किसी फार्म का हो, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिस्पर्धाएं बनी हुई रहती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। और एक होता है वस्तु, एक और टाइप के होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूंजीगत वस्तुएं, है ना, पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? तो पूंजीगत वस्तुएं उसको बोलते हैं देखिए एक वर्ड पूंजीगत आया हुआ है, तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पूंजी क्या होता है, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए पूंजी किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी चीज़, है ना, जिससे आपकी आय का स्रोत बढ़ती हो, उसे हम लोग बोलते हैं पूंजित वस्तु, पूंजी बोलते हैं। और वो प्राकृतिक नहीं होना चाहिए ना, मानव सृजित होना चाहिए। तो एक बार ध्यान रखना है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी आय के स्रोत बढ़ती है और वह निर्मित की गई हो, ना कि प्राकृतिक हो, उसे हम लोग पूंजी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मशीन, है ना, ट्रैक्टर, फैक्ट्री में जो आप आजकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ये सारे जो हैं वो किसके एग्जाम्पल है? तो पूंजी के एग्जाम्पल है। तो वही है पूंजीगत वस्तुएं, है ना। और किसी भी देश में माना जाता है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों का, अर्थशास्त्री का मानना है कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती है, अगर किसी देश का ग्रोथ देखना है तो आप देखिए कि वहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं की कितनी मांग है। क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं की मांग होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सामान ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ना। सामान तभी तो यूज होगा जब मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कोई चीज़ें जब यूज करेंगे तो वो ख़राब होगा, फिर उसकी डिमांड्स बढ़ेगी। तो इससे अनुमान लगाते हैं कि किसी भी देश की अगर वृद्धि देखनी हो तो आपको पूंजीगत वस्तु की मांग अगर देखेंगे, अगर वो वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है ना। तो पूंजीगत वस्तु इसको बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है पूंजीगत, जिसमें मशीन, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें आती है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। और एक वस्तु होता है ना, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसका ये चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर, ये ठीक रहेगा। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे अब और एक टाइप के वस्तु होते हैं ना, जिसको आप लोगों ने बोलते होंगे उपभोग की वस्तु बोलते हैं, उपभोग की वस्तु। तो उपभोग की वस्तुएं क्या होती है ना। देखिए ये रिवीजन है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उसे लिख लीजिए, है ना। तो या तो फिर मैं क्या करूँगा कि टेलीग्राम लिंक रहेगा नीचे में, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पर सारे इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। अन्यथा आप बना सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा आप उसे लिख सकते हैं यहाँ पर भी। चलिए देखते हैं, तो उपभोग की वस्तुएं किसको बोलते हैं? तो जो हम लोग जिसको यूज करते हैं उसी को उपभोग की वस्तु बोलते हैं ना।
जो भी सामान आप यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, उपभोग की वस्तु है। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए उपभोग की वस्तु दो तरह के होते हैं ना, एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर है ना, ड्यूरेबल। एक और ऑब्जेक्ट होता, एक और वस्तु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, एक तरह से बोल सकते हैं नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होता है। देखिए कोई भी ऐसी वस्तु जिसका यूज आप 3 साल से अधिक कर सकते हैं ना, 3 साल या फिर 3 साल से अधिक, और जब आप उसे फिर से बेचेंगे यानी कि रीसेल करेंगे तो उनके कुछ ना कुछ प्राइस आपको आएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तु। उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, उपभोग की वस्तु। तो जैसे इसका एग्जांपल, आप मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल, तो अगर मोबाइल यूज करते हैं आप तो देखेंगे कि आप 2-3 साल यूज करेंगे और उसके बाद अगर बेचेंगे तो कुछ ना कुछ इसके प्राइस मिलेंगे। उसी तरह से है जैसे फ्रिज है ना, और भी बहुत सारे पंखे हो सकते हैं इसके। तो जो भी मशीन पूंजीगत वस्तुएं हैं वो सब है ना, बहुत सारे ऐसे पूंजीगत वस्तुएं हैं जो क्या होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है। तो याद रखने हैं आपको, जो मेरे पास है और अगर वो 3 साल से अधिक या फिर अधिक चले और साथ में इसे रीसेल करने के बाद कुछ पैसे आपको हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुएं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, याद रख सकते हैं आप, उसको हम लोग बोलते हैं वाइट्स गुड्स, है ना, वाइट्स गुड्स। चलिए तो ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। तो अब समझते हैं नॉन ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, नॉन ड्यूरेबल वस्तु क्या होते हैं फिर। तो नॉन ड्यूरेबल वस्तु उसको बोलते हैं जैसे कि जो फास्ट मूविंग, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज करते हैं, जैसे कपड़ा है ना, साबुन, खाना, कलम, है ना, फास्ट मूविंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल वस्तु, है ना। तो इससे पता चलता है हमारे देश में कि कितना खर्चा हो रहा है ना, क्योंकि ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंजप्शन गुड्स। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, है ना। मैं प्रयास करूँगा उसका आंसर देने का, अगले मतलब जो लेक्चर होंगे मैं उसमें आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा। या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, मैं आपको वहाँ पर आपका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, इसके बाद हमारे पास तीसरे टाइप का जो वस्तु है वो है ग्रेफीन वस्तु, है ना, ग्रेफीन। ग्रेफीन वस्तुएं हैं, तो ग्रेफीन वस्तुएं फिर क्या होती है ना, देखिए रोज़मर्रा की वस्तु जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो कि इसमें होता क्या है ना, ग्रेफीन वस्तु में अगर देखा जाए तो अगर इसका मूल्य बढ़ जाएगा ना, ग्रेफीन वस्तु एक ऐसा वस्तु है इसका मूल्य बढ़ जाएगा तो मांग भी क्या होता है, मांग भी बढ़ जाता है ना। तो उस तरह के वस्तु को हम लोग बोलते हैं ग्रेफीन वस्तुएं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जैसे कि नमक, है ना, नमक एक ऐसी वस्तु है जो सभी को चाहिए, है ना, सब लोग खाते भी है। तो अगर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो पर भी इसके मांग भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के वस्तु को हम लोग बोलते हैं ग्रेफीन वस्तुएं। तो एक और तरह की वस्तुएं होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेन वस्तुएं, है ना, वेवलेन वस्तुएं। तो बेवलेन वस्तुएं किसको बोलते हैं, तो बेवलेन वस्तु उसको बोलते हैं जो दिखावे के लिए होता है ना, दिखावे के लिए होता है, दिखावे के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेन वस्तुएं। जैसे एग्जांपल के लिए आईफोन, है ना, ऑडी गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो आती है ना, जो महंगा होता है, रॉयल्स रॉयल, ये सब जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेन वस्तुएं। तो आई होप मैं इन सारी चीज़ों को समझा पाया होगा अच्छे से। तो उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो फिर मिलेंगे। अच्छा एक और मैं बता देता हूँ सबसे पहले, इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, इन्वेंट्री, है ना, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होता है, तो इन्वेंट्री उसको बोलते हैं जो कच्चा माल होता है ना या फिर तैयार माल जो आपके गोदाम में पड़ा हुआ हो लेकिन अभी बिका नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। तो चीज़ें ध्यान रखनी है ना, याद रखिएगा। गोदाम एक ऐसा कच्चा माल या फिर उत्पाद जो आपके फैक्ट्री में या फिर गोदाम में रखा गया है बट वो अभी तक बिका नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री।
तो मैं एक बार अर्थशास्त्र का डिफिनेशन बोल देता हूँ एक बार फिर से। अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में एडम स्मिथ द्वारा रचित वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था, और एडम स्मिथ के अनुसार ही अर्थशास्त्र से आशय सामाजिक विज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को जिनके स्रोत सीमित हो, है ना, के उत्पादन एवं विनिमय के आकलन एवं प्रबंधन के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें उनकी मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करते हुए सतत स्थायी प्रगति सुनिश्चित कर सकती है ना। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें, एक और वस्तुएं है जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं ना। एक होता है पेंगुइन, है ना, पिगवन वस्तुएं, याद रखिएगा, पिगवन वस्तुएं। तो पिगवन वस्तुएं जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक होती है ना, उसको हम लोग पिगवन वस्तुएं बोलते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, धूम्रपान, है ना। तो ये रहा मेरा कुछ पॉइंट था, है ना, जिसको कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये तो आज पहला लेक्चर था, इसलिए मैं आज ज़्यादा लंबा इसको नहीं करूँगा। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। तो कल से हम लोग बात करेंगे। मैं बताता हूँ आप लोगों के साथ, अगर बुक हो तो पढ़ के रखिएगा, उत्पादन क्या होते हैं, फिर राष्ट्रीय आय की अवधारणा, है ना, राष्ट्रीय आय के क्या महत्व है ना, जीडीपी के बारे में बात करेंगे, जीएनपी के बात करेंगे, जीडीपी नॉमिनल के बारे में बात करेंगे, जो जीडीपी नॉमिनल और एक होता है जीडीपी रियल। तो उन सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो हो सके तो आप लोग पढ़ के रखिएगा। आज्ञा दीजिए जाने का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।